औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करना चाहेंगे जो कि है 2.19 थ्योरी फिजियोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में है। हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 जो है, ठीक है, उसकी सबसे पहले तो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़नी है कि किस तरह से असाइनमेंट को आप लोगों ने सबमिट करना है। आपने VJULMS पे ही इसको सबमिट करना है और ड्यू डेट में ही करना है। ड्यू डेट के बाद एक एक्स्ट्रा डे दिया जाता है, उसमें आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसकी ड्यू डेट हमारे पास 7 तारीख है नवंबर की। नेक्स्ट है, आप लोगों ने इसका जो स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन वाला यूज़ करना है और जो साइज़ होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। जो हेडिंग है वो 14 पे उनका साइज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, हमेशा ब्लैक कलर ही यूज़ करना चाहिए और कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए इंटरनेट से। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इसकी गाइडलाइन है सॉल्यूशन की, कि हमने ये जो लेक्चर है 1 से लेकर 20 लेक्चर तक पढ़ना है। वहाँ से हमें ये असाइनमेंट का टास्क दिया गया है और आंसर के उस सवाल के मुताबिक ही हमने देना है जितना पूछा गया है। तो हमारे पास असाइनमेंट टास्क जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस है क्या? प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म इन एक्शन। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म की मिसाल भी देनी है कि होम्योस्टेसिस काम कैसे करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स की स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरह से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन्स के दरमियान, और न्यूरोट्रांसमीटर का रूल क्या है और रिसेप्टर्स का इस सिग्नल की ट्रांसमिशन के प्रोसेस में। तो इसका सलूशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो था, हमने होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट देना है, यानी कि डिफाइन का होम्योस्टेसिस है क्या चीज़। हमारे पास है, होम्योस्टेसिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। ये होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि हमारे जो अंदरूनी सिस्टम है फिजियोलॉजी के लिहाज से उसे हमने बैरूनी माहौल के मुताबिक मेंटेन करना है। एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन जिनके माहौल का कभी चेंज हो जाना, तो हमारे अंदर में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी अडाप्टेशन होनी चाहिए जो बाहर के माहौल से मुवाफ़क़त कर सकें। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, tissues and organs. The concept of homeostasis encompasses various physiological parameters including temperature, pH, hydration and electrolyte balance. हमारे पास होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट है इन चीज़ों के बारे में है कि हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उसमें pH भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है कि टेम्परेचर बाहर का अगर बढ़ता है तो हमारी क्या अडेप्टेशन होगी, अगर माहौल में टेम्परेचर कम होता है तब हमारी क्या अडेप्टेशन होगी, कि हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा। तो हमारी इसके पास एग्जांपल है, द ह्यूमन बॉडी मेंटेन इज टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट थ्रू द मैकेनिज्म सच एज स्वेटिंग एंड शिवरिंग। जब टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि 37 पे हम इसे मेंटेन रखते हैं अपने जिस्म को, तो उसके लिए गर्मियों में जब हमें क्या हो जाता है, स्वेटिंग यानी कि पसीना आना शुरू हो जाता है और हम अपना टेम्परेचर जो है बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। और सर्दियों में क्या हो जाती है, यानी कि जब बाहर का माहौल फ्लक्चुएट करता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि हम कँपाना शुरू हो जाते हैं सर्दी में। तो इस तरह से हमारा जो अंदर का बॉडी बैलेंस है वो ठीक रहता है। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेज, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस मिक्सचर दैट एवेपोरेट्स कूलिंग द स्किन। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे क्या हो जाता है, स्वेट ग्लैंड पसीना प्रोड्यूस करते हैं और हमारी स्किन कूल महसूस करती है। कन्वर्सली व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंटरली शिवरिंग टू जनरेट हीट। शिवरिंग होती है ताकि हमारी बॉडी से हीट जनरेट हो सके। अगर आप लोग इसमें दूसरी एग्जांपल ऐड करना चाहें तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है,
रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का रेगुलेट करना। व्हेन ग्लूकोज लेवल राइज आफ्टर अ मील द पैंक्रियाज रिलीज इंसुलिन, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारा क्या करता है, ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो ग्लूकोज लेवल को कम करती है। फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय सेल एंड लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल। कन्वर्जली जिनके उलट इसके व्हेन द लेवल ड्रॉप, इनके जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो पैंक्रियाज सिक्रीट ग्लूकोगोन, तो हमारा पैंक्रियाज जब वो ग्लूकोगोन प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेट द लीवर टू रिलीज द स्टोर्ड ग्लूकोज, तो हमारे लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज को रिलीज किया जाए ताकि हमारा अंदर का जो बॉडी बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। ये मैकेनिज्म इलस्ट्रेट बयान करता है हाउ हेमियोस्टेटिन इन्वॉल्व मल्टीपल सिस्टम वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस इंश्योरिंग ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, के एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपने माहौल के लिहाज से। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आप अगर इसमें थोड़ी सी चेंज लाना चाहें तो इसमें जो सिनोनिम्स है उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, या अगर अपने लिहाज से कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जवाब हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए जितना आपसे पूछा गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हमारे पास था सिनैप क्या है, उसके स्ट्रक्चर बयान करें और सिग्नल की ट्रांसमिशन में ये किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास सिनैप्स क्या, सिनैप्स इज जंक्शन बिटवीन, जिनकी जोड़ है दो न्यूरॉन्स के जरिए, वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, अगर जहाँ से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिनैप इज इंटीग्रल टू इट्स फंक्शन, ये उसके फंक्शन के मुताबिक ही होती है। कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, 3 मेन कंपोनेंट पर ये मुश्तमिल होता है। एक है द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, एक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, दूसरा सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, और जो तीसरा इसका कंपोनेंट है वो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक यानी कि सिनेप्ट से पहले जो टर्मिनल है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट सिनेप्टिक के दरमियान में जो है, पोस्ट सिनेप्टिक के आखिर में जो मेम्ब्रेन बनी है वो है। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एक्शन पोटेंशियल रीचेस द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, it trigger the opening of voltage gated calcium channel. Calcium ion flow into the neuron, promoting synaptic vesicles containing neurotransmitter to fuse with the presynaptic membrane. जो post synaptic membrane होती है, क्लिफ्ट होता है, वो हमारे पास जो था सिनेप्टिक क्लिफ्ट के साथ जुड़ जाता है और सिनेप्टिक क्लिफ्ट फ्यूज हो जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज कर देता है, जिससे सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है वंस इन द क्लेफ्ट, जब एक पर क्लिफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर बिंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, जब एक रिसेप्टर के साथ मिल जाते हैं ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस बाइंडिंग can lead to various outcomes such as opening of the ion channel which generate a new electrical signal in the postsynaptic neuron. Different neurotransmitters play distinct roles. For instance, glutamate is primarily excitatory while gamma aminobutyric acid GABA इसका एब्रीवेशन है is inhibitory। आखिर में हमने इसकी समरी बयान किया कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर काम करते, तो वो है द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिनैप्स कंबाइंड विद द रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर फैसिलिटेट इफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन, इफिशिएंट इनके तेज़ी से कम्युनिकेशन होती है न्यूरॉन्स के दरमियान, इनेबलिंग द नर्वस सिस्टम टू कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारे पास जब कोई भी स्टिमुलाई को हम डिटेक्ट करते हैं, कोई भी बॉडी ऑर्गन, तो हमारे जो न्यूरॉन है वो सिग्नल्स को एक से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं, तो ये सिनैप्स की वजह से होता है। इसलिए हमारी बॉडी जल्दी से बैरूनी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही मैं आप लोग से इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे।